आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का सोशल साइंस सब्जेक्ट का 2021 का पेपर सोल्व करवाऊंगा। इस क्वेश्चन पेपर के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको पेपर की अच्छी तैयारी करने के लिए हरियाणा बोर्ड के पिछले 2-3 सालों के पेपर ज़रूर सोल्व करने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन पेपर में आपके सब्जेक्ट के लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 9th का सोशल साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसके हमने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर दिए थे। अब हम बड़े जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 5 नंबर में, लुईस 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? इसका आंसर देख लीजिए। लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। सन 1974 में वह फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था, यानी कि 74 में वो गद्दी पर बैठा था। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राज्यकोष खाली पाया, यानी कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसने पाया कि उसका राजकोष जो है वो बिल्कुल खाली था, यानी कि कोई पैसा नहीं था उसके पास। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, यानी कि लंबे युद्ध के कारण जो वित्तीय संसाधन थे जहाँ से पैसा आता था वो नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। तो इस प्रकार आपको पता लगा कि पहले से ही वो कितने कर्ज में था, युद्ध के बाद और ज़्यादा कर्ज में हो गया, तो उसकी आर्थिक स्थिति जो थी बिल्कुल ख़राब हो गई। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफ़ी हुआ। इन पॉइंटों से पता लगता है कि फ्रांसीसी जो सरकार थी उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय थी। अगला क्वेश्चन है, रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले कैसे भिन्न थे? तो इसका आंसर सुनिए और इसको नोट कर लीजिएगा। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले भिन्न थे क्योंकि वे समय समय पर अपनी ज़मीन कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून परिवारों के अनुसार उनको ज़मीन वापस देता था। कुछ समाजवादियों का यह भी कहना था कि दूसरे देशों की तुलना में रूस बहुत तेज़ी से समाजवादी बना था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो बड़ा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क दीजिए। आंसर देखिए। इसका जो पहला पॉइंट बनेगा, एक लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है क्योंकि यह सरकार का अधिक जवाबदेह रूप है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है क्योंकि एक लोकतांत्रिक निर्णय में हमेशा कई व्यक्ति चर्चा और बैठकें शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के मत को एक समान समझा जाता है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह शासन की वह प्रणाली है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कौन थे?
आंसर देखिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय हुए थे। लोकप्रिय हुए। वे विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे लिए चुनाव आवश्यक क्यों है? आंसर देखिए, चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्रों के लोग विधायिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर देखिए, मंडल आयोग सन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। आंसर देखें, सबसे उत्तर विस्तृत हिमालय या हिमाद्री, उसके बाद है मध्य में हिमाचल या निम्न हिमालय, उसके बाद सबसे दक्षिण में शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? आंसर देखें, एक संकरी पट्टी में स्थित सौरमंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं जेट धाराएं कहलाती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर तक होती हैं। भारत की जलवायु को यह निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। ये भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी प्रवाह को लाने में मदद करती हैं। ये भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा लाती हैं। रबी की फसल के लिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पहला पॉइंट है, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। उसके बाद यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये क्षेत्र वर्ष भर आर्द्र तथा गर्म रहते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं पाई जाती हैं। यहाँ के वृक्षों की लंबाई 60 मीटर तथा इससे अधिक होती हैं। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हैं। यहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियाँ गिरा देते हैं। अतः ऐसे वन प्रदेश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? आंसर देखें, वे दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं। उन्हें नियमित रूप से काम ढूंढना पड़ता है। पालमपुर में खेतीहर श्रमिक बहुत ज़्यादा हैं और उनकी मांग कम है। इस कारण उनके बीच प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, जिससे पालमपुर में खेतीहर श्रमिक न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? आंसर देखें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक पशुपालन करता है, किसान खेती का कार्य करता है,
ये सारी जो है आर्थिक क्रियाओं में आती हैं। गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित नहीं होती हैं, तो वो क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाओं में आती हैं। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। आंसर देखें, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन आय विधि या व्यय विधि के द्वारा किया जाता है। आय विधि, इस विधि के अनुसार 1992 से 2000 से प्रति व्यक्ति की आय का एक स्तर निश्चित कर दिया गया है। वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह किया गया। यदि कोई परिवार इन मानकों से कम आय प्राप्त करता है तो उसे निर्धनता रेखा से नीचे समझा जाएगा। इस विधि का प्रयोग निर्धनों की खाद्य उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। व्यय विधि, व्यय विधि के अनुसार जीवन के लिए आवश्यक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता का निर्धारण किया गया है। कुल न्यूनतम खाद्य आवश्यकताओं की सबसे पहली कैलोरी को रुपयों में मापा जाता है। एक न्यूनतम राशि जो भोजन, कपड़ा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है, इनको खाद्य की मुद्रा मूल्यों में शामिल किया जाता है। इसे कुल राशि का निर्धारित रेखा समझा जाता है। भारत में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी नीतियों की चर्चा कीजिए। आंसर देखें, भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, जिनको सफल बनाने के लिए राज्य तथा केंद्र सरकार ने बहुत से प्रयास किए तथा इन सभी योजनाओं का लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसी ही कुछ योजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं जो केंद्र सरकार द्वारा भारत में चलाई जा रही हैं। पहली है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, दूसरी है प्रधानमंत्री योजना, तीसरी है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, फोर्थ है स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अवयोग्य योजना। ये वो योजनाएं हैं, वो कार्यक्रम है जो सरकार द्वारा चलाए गए हैं गरीबी दूर करने के लिए।